अब सवाल ये है कि कोई लिव इन रिलेशनशिप करता क्यों है। देखिए, कई बार ऐसा होता है लाइफ में जब आप घर के टॉक्सिक माहौल से परेशान हो जाते हैं, या फिर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इनहेरिटेंस में मिलने वाले बिजनेस के लिए किसी दूसरे टाउन, सिटी, कंट्री, कभी कभार दूसरे स्टेट में भी आपको जाना पड़ता है। तो ऐसी हालत में आप अपने पेरेंट्स को बुलवा नहीं सकते वहाँ रहने के लिए, क्योंकि रेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है आजकल। और यू नो ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि किसी अजनबी से रूम शेयर करने से अच्छा बेहतर है कि अपने किसी साथ के जान पहचान या दोस्त के साथ ही रह लिया जाए। और रूममेट होने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि जब आप एक अजनबी शहर में होते हैं, जब आप एक अनजान शहर में होते हैं, तो फाइनेंशियली यू हैव टू डू समथिंग टू सेटल योरसेल्फ। बहुत सारे लोग तो जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, फिर अपना खुद का बिजनेस भी खोल रहे होते हैं। उस टाइम पे आपके पास बहुत जोश होता है। बाप भले ही करोड़पति होगा, लेकिन जोश है कि कुछ अपने दम पे खड़ा करने, अपने पेरेंट्स को अच्छा लाइफ देनी है। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि आप 24-25 साल के हैं, अब जितनी पढ़ाई आपने करनी थी आप कर चुके हैं, ठीक है, मान के चल लेते हैं हम 26 के भी हैं। तो आपने अपनी अंडर ग्रेड कर ली, आपने अपनी पोस्ट ग्रेड कर ली, और दोनों के बीच में 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस था, तो मतलब आप सारी पढ़ाई अपनी ख़त्म कर चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, अब 3 लाख पर एनम में अगर आप अपने पेरेंट्स को लेके आ भी गए, जैसे मान के चल लेते हैं आप मेरठ में रहने वाले हो लेकिन आप गुड़गांव जॉब कर रहे हैं, तो हम वो केस लेके चलते हैं। तो आप ऐसी हालत में लेके आ भी गए, तो आप महीने की सैलरी जब आपकी 25,000 है, तो आप उसमें अपने पेरेंट्स को क्या ही खुश रख पाएंगे। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि पेरेंट्स रिटायर्ड हुए हैं या नहीं, ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बाप अपनी नौकरी छोड़ के तो कितने दिन आ जाएगा मैक्सिमम, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। और अगर वो 4-5 दिन बाद भी मान के चल लेते छुट्टी लेकर के आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए, तो व्हेन ही विल गो बैक टू ऑफिस, आपके पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा काम का। क्योंकि पेरेंट्स अगर बोथ वर्किंग है या घर में पिताजी भी खाली काम करते हैं, तो मतलब हाँ, मतलब 4 BHK का मकान छोड़ के, एक अच्छा सा मकान छोड़ के अपनी मम्मी को एक रेंटेड अपार्टमेंट या रेंटेड पीजी में रह के रखना, ठीक है, आप रखना चाहे आप रख सकते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे एज अ पर्सन काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं बेसिक। और दूसरा ये है, जो प्राइवेसी मैंने अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय किया, मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। अगर मैं अकेला रह रहा हूँ, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि कंपनी भी अकोमोडेशन दे देती है, लेकिन रूममेट को कोई कभी कोई मना नहीं करता, क्योंकि आपके खर्चे, मेन रीज़न इस क्योंकि आपके एक्सपेंसेस शेयर हो जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि कोई आपसे ये नहीं पूछ, और आपको एक अच्छा खासा हेल्पिंग हैंड भी मिल जाता है, बशर्ते आपकी उसके साथ ट्यूनिंग बने तो। क्योंकि अगर आपकी रूममेट के साथ ट्यूनिंग नहीं बनी, वो लड़कियां लेके आ रहा है, वो कुछ आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो फिर अगर टॉक्सिक रूममेट या नार्सिसिस्टिक रूममेट मिल गया, तो फिर आपकी ऐसी की तैसी हो जाती है। इसीलिए लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि 2-4 लोग एक साथ, जो लोग लिव इन नहीं भी करते हैं वो ऐसा करते हैं कि ऑफिस के 3 कलीग्स हैं, वही एक साथ उसमें रह रहे हैं, बगल में ही, घर में ही, आसपास ही घर ले लिया, और कंपनी ने पीजी या फ्लैट या अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया। अगर वो नहीं भी होता है, तो भी आदमी को अकेले रहना पड़ता है, और दिन भर आप बहुत बोरियत फील करते हो। तो आदमी कहता है किसी, तो इतनी नीड तो आपके अंदर एटलीस्ट पैदा हो जाती है कि एक अनजान शहर में जब आप एक अकेले नौकरी करते हैं, तो आप बुला ले। अब सवाल ये है कि मम्मी हाउस वाइफ है तो क्या, तो मम्मी अगर हाउस वाइफ है तो उन्हें अपना घर भी देखना है, उन्हें अपने दे हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स एज वेल, एंड योर फैमिली एज वेल, जो ऑलरेडी उनके घर में है। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी एक ऐसा होता है, मैं कितने भी दिन रख जाऊँ, पिताजी को नींद नहीं आती है मेरी मम्मी से बात किए बिना, तो कितने दिन मैं मम्मी को अपने पास रख लूँगा। तो डेफिनेटली आई हैव टू स्टे अलोन, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का डिसबैलेंस नहीं कर सकता। हाँ, मैं बहुत सारे लोग, इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये होता है कि मैं फ्राइडे को बुलवा लेता हूँ, जैसे कि थर्सडे को फ़्लाइट ले ली या फ्राइडे को ट्रेन लेके आ गए। लेकिन वो भी काफ़ी रिस्की है, बिकॉज़ वो भी कभी कभार ही किया जा सकता है, क्योंकि फ़्लाइट का खर्चा बहुत होता है, ट्रैवलिंग का बहुत खर्चा हो जाता है उसमें, तो बार बार वो सब करे भी तो कौन करे। अगर आना है तो मुझे आना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे भी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वीडियो कॉल पे ज़्यादातर बात हो जाती है, या फिर वॉइस पे ही बात हो जाती है। अब उससे अगर मन का अकेलापन भर जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास चॉइस है रूममेट रखने की, तो ज़्यादातर 99% लोग एग्री कर जाते हैं। अब वो रूममेट्स अगर खुद की गर्लफ्रेंड हो, तो उसको लिव इन रिलेशनशिप का नाम दे दिया जाता है कि शादी तो है, शादी तो नहीं करनी है, पर हस्बैंड वाइफ की तरह, मतलब एक लड़का और लड़की बिना शादी के साथ रह रहे हैं, इसको भी हम लिव इन शायद कह सकते हैं। और यही लिव इन रिलेशनशिप की डेफिनेशन है कि लोग बिना शादी के कुछ टाइम के लिए, या फिर जितने भी टाइम चाहे उतने के साथ रह सकता है। क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था, कहीं ऐसे लॉज होते हैं कि अगर आप 10-12 साल से एक लड़की के साथ रह रहे हो, तो कानूनी तौर पे आप पति पत्नी माने जाओगे, बशर्ते आपकी शादी हुई हो ना हुई हो। और ये बात बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैं किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। आज की जनरेशन में ये भी सुनने को मिलता है जिसका बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि
10th हैंड मर्सिडीज़ से बेहतर एक वैगनआर है। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम इन सब चीज़ों का सपोर्ट करते हो, तुम अगेंस्ट भी हो, ठीक है। तो सवाल ये है कि बस ये चीज़ ना किसी लड़की के सामने मत बोल देना कि 10th हैंड मर्सिडीज़, वरना इतने जूते चप्पल मारेगी तुम्हारे। मतलब ऐसी किसी लड़की के सामने मुंह पे मत बोल देना अल्फा मेल के वीडियो देख के एक्साइटेड होकर के, वरना बहुत जूते चप्पल पड़ेंगे तुम्हारे मुंह पे। वो कह देगी एक तो साले मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती हूँ, एक तो मैं तेरी दोस्त हूँ और तू मेरा कैरेक्टर जज कर रहा है बैठ के। जो ज़्यादातर डिफेंड करते हैं अपने आप को ये बोल करके कि वी आर अ सीरियस कपल एंड वी आर, मतलब इवेंचुअली वी आर, हम अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ही रहते हैं, हस्बैंड मतलब फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के साथ ही रहता हूँ, और मैं श्योर हूँ कि मुझे इससे शादी करना है और हम साथ में काम भी करते हैं तो सही हो जाता है। अब जाहिर सी बात है लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप हो तो गर्लफ्रेंड बनती कैसे है, मतलब कैसे मिलता है। तो देखिए जैसे नॉर्मली गर्लफ्रेंड मिलती है वहाँ भी मिलती है। आप अपने स्कूल में हो सकते हैं, आप अपने कॉलेज में हो सकते हैं, आप अपने ऑफिस में हो सकते हैं। नहीं स्कूल तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप कॉलेज या ऑफिस वाला सीन ही हो जाता है इसमें। कॉलेज में कैसे हो जाता है, अरे भाई तुम फ्लैट मिल जाता है, पीजी भी मिल जाता है, सब मिल जाता है। हॉस्टल में नहीं हो सकता, उसके अलावा जो जितने भी ऑप्शन है उसमें तो हो ही सकता है। मकान मालिक या टेनेंट अलाउ करता है या नहीं, नहीं मोस्ट प्रोबेबली शायद ऑफिस में ही होता है, क्योंकि इतना लिबरल माहौल टेनेंट या पीजी वाले अलाउ नहीं करते। बेसिकली ऑफिस में ही होता है, आप जाते हो, आप किसी से मिलते हो, आप दोनों बात करते हो, यू फेल इन लव एंड देन यू गाइस स्टार्ट टू डेट, और तुम उसको एक दिन ऐसे ही रैंडमली ऑफर कर देते हो कि मतलब तुम मेरे साथ मूव इन करना चाहोगी, और फिर अगर लड़की के मूड पे हुआ तो हाँ कर देगी, वरना नहीं कर देगी। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर मैं दो केसेस में ये देखने को मिल सकते हैं कि पहली बात तो ये कि लड़का और लड़की दोनों ही अलग अलग शहरों से आके गुड़गांव नौकरी कर रहे हैं, या लड़की गुड़गांव की ही है और फिर तुम उसे बोलते हो, तो इन दैट केस पहले वाले केस में लिव इन ईजी हो जाता है, क्योंकि आप भी अलग रह रहे हैं, आप भी अपने स्टेट से अलग हैं, आप भी अपने होम टाउन से काफ़ी दूर है, वो भी है, तो जाहिर सी बात है बोथ ऑफ अस आर लुकिंग फॉर रूममेट्स एंड वी लव ईच अदर, तो ये काफ़ी म्यूचुअल होती हैं चीज़ें। और कई बार डेटिंग ऐप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए हो जाता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अपने एक दोस्त के साथ किसी अननोन सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन में फिट हो जाते हैं और वहाँ पे जाके आपको कोई मिल जाता है। दोस्त की बर्थडे पार्टी हो गई, दोस्त का फंक्शन हो गया, या फिर फैमिली फंक्शन हो गया, या फिर कुछ ऐसा फैमिली फंक्शन टाइप, शादी, पैदाइश, कीर्तन, माता की चौकी एंड ऑल दैट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेबर्स हों, पुराने फैमिली फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड्स हों, ये भी एक तरीका हो सकता है। जैसे नॉर्मल गर्लफ्रेंड बनती है, यही सब वो तरीके होते हैं जिससे नॉर्मल गर्लफ्रेंड बनती है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अटूट प्रेम होना चाहिए लिव इन के लिए, नॉर्मल टॉक्सिक कपल्स या नॉन सीरियस कपल्स भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़की अपने कमरे में बैठी हुई है, तुम अपने में बैठे हुए हो। तो चलो अब एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, मैंने क्यों तुम्हारा दिमाग ख़राब करा इतनी देर। अब मैं बताता हूँ कि इसमें देख लेता हूँ कि हाँ लिव इन रिलेशनशिप लीगल तो है, ऑफ कोर्स लीगल है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए 21 आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर ये चीज़ प्रोटेक्टेड है। तो ये क्राइम बिल्कुल नहीं है कि दो अडल्ट्स अगर अपनी मर्ज़ी से एक साथ रह रहे हैं, मतलब पुलिस या लॉ आपको सिर्फ लिव इन के लिए पकड़ नहीं सकती, बिकॉज इट्स लीगल, तो दिक्कत नहीं है। जब दो मतलब लड़का लड़की या कोई भी कपल बिना शादी किए एक ही घर में पति पत्नी जैसे रहना, इसको बेसिकली लिव इन कहते हैं। अब वो लड़का लड़की नहीं, गे या लेस्बियन कपल भी हो सकते हैं। अब ज़्यादातर कौन लिव इन में रहते हैं? वर्किंग प्रोफेशनल्स, ऑफिस गोइंग कपल्स 20 to 25। रीज़न फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लॉन्ग ऑफिस आवर्स, करियर प्रायोरिटी, अन शादी। कॉलेज पीजी स्टूडेंट्स, मेट्रो सिटीज़ दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, पुणे मोस्टली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप प्लस स्टडीज़। ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन पीजी वाले स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन तब होता है जब खुद का फ्लैट होता है, क्योंकि पीजी वाले तो अलाउ करेंगे नहीं। स्कूल में तो ना के बराबर है, क्योंकि इलीगल है, अलाउड ही नहीं है, माइनर हो तो क्राइम बन जाता है। अगर आपका खुद का घर हो तो सबसे इजी केस है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं, कोई रूल नहीं, सोसाइटी इश्यूज़ आ सकते हैं, लीगल इशू नहीं आएंगे। और दूसरा ये एडवांटेज भी होता है कि देखो रूममेट है, अगर वो आपका दोस्त है या फिर वो तो एक नॉर्मल जान पहचान वाला इंसान है, आजकल जान पहचान होने कोई दोस्ती लोग मान लेते हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट्स नहीं हो सकती। रूममेट कभी ऑफिस से छुट्टी लेकर के आपके लिए कुछ काम वाम नहीं करेगा, आपके हाथ पाँव नहीं दबाएगा। प्यार में जो एडजस्टमेंट्स हम लोग करते हैं, या प्यार में जो मतलब हम लोग टास्क ऑफ सर्विस बोलते हैं उसको, या एक्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं, उसका वो एक मेन रीज़न होता है लिव इन करने का। आपकी तबीयत ख़राब है, उसे कह दो बेबी मेरे लिए कर दो, बेबी मेरे लिए वो कर दो, उसने ऑफिस से छुट्टी लेके आपके पैर वैर दबा रही है, आपको शी इज़ पैम्परिंग यू, टेकिंग केयर ऑफ़ यू, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए करती है। तो एक अनजान शहर में जब ये सब हरकतें होती हैं तो लगता है कि अच्छा लगता है। और जो लोग कहते हैं कि हम लिव इन के अगेंस्ट हैं, उनमें से कुछ 1% झूठ होता है, क्योंकि ऐसा भी कई बार होता है कि फ्लैट में अपनी गर्लफ्रेंड को बुलवा रहा है, दे आर हैविंग
दे आर गेटिंग इंटीमेट और वो उसे छोड़ रहा है और फिर कल सुबह अपने काम पे चली जाती है। तो बार बार फ्लैट में बुलवाने का मतलब क्या है? तो हरकतें तो सारी वही तुमने कर दी ना जो लिव इन वाले करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्यार का मतलब सिर्फ सेक्स है, आई एम नॉट जजिंग यू, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ज़्यादातर मैंने ये देखा है। मेरा एक दोस्त था, वो लिव इन के बड़ा अगेंस्ट था, लेकिन उसकी हर तीसरे चौथे दिन उसकी बंदी उसके फ्लैट में आई जा रही है, हर तीसरे चौथे दिन। हाँ, ब्रोकर के ज़रिए फ्लैट लिया था भाई, ऐसी थोड़ी ले लेगा। तो मतलब फ़ायदा ही क्या, जब हर तीसरे चौथे दिन वो आ रही है तो बेहतर ही है साथ रह लो। तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि और फिर यही लोग होते हैं कि फ्लैट में प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह बुलवाना, रशियन बुलवाना 5-6 हज़ार में। मतलब तुमको फीमेल प्रेजेंस अपने साथ चाहिए डिस्पाइट बीइंग अनमैरिड, लेकिन तुम कह रहे हो कि हमको लिव इन नहीं करना है। तो ये बात समझ में नहीं आती। या तो तुम अगर खुला बोल दो हम अकेले रहते हैं दोस्तों के साथ रहते हैं, या अकेले रहते हैं दोस्तों के साथ रहते हैं, हम एकदम मस्त हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेरे को समझ नहीं आता कि हर चौथे दिन बंदी जा रही है, हर चौथे दिन बंदी जा रही है, हर चौथे दिन लड़की आ रही है फ्लैट में, और हर चौथे दिन हुक्का हो रहा है। तो ये तो समझ ही नहीं आता भाई। कर ही लो तुम, तुम्हारे लक्षण सारे वही हैं। मैं ये नहीं कहता कि गर्ल्स आर सेक्स ऑब्जेक्ट और उनको सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना चाहिए। या मैंने गर्लफ्रेंड शब्द यूज़ करा है तो जाहिर सी बात है प्यार करती है तभी तो बंदी है ना। अब वो प्यार में तुम इफ़ यू आर सेक्सुअली एक्टिव और नॉट एक्टिव तो समझ नहीं आता। गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए हैं, आज बेबी आज रात रुक ही जाओ ना, अरे रुक जाओ तो मतलब तुम उसी कैटेगरी के हो, ठीक है। हाँ, कोई इमरजेंसी हो, थक गए हो, हैंगओवर में हो, तुम उसको ड्रॉप कर दो, कह दो मेरा घर पास में है, आप यहाँ सो जाइए, वो अलग बात है। लेकिन ये बोल देना कि बेबी तुम रुक ही जाओ, समझ ही आ जाता है तुम चाहते हो, तुम मूव इन करना चाहते हो, तुम मना नहीं करोगे। और नहीं भी चाहते अगर, तो ऑफ़र आएगा तो तुम फटाक से हाँ कर दोगे। इसका एक दूसरा पक्ष भी आ जाता है कि हम तो लिव इन नहीं करते जी, सिंगल रहो मस्त रहो। प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो हमने देखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं इसमें लड़के ने लड़की को काट दिया और वहाँ पे फेंक दिया, और उसके बाद फिर हमारे मम्मी पापा कौन से लिव इन में रहे थे, ये नहीं रहे थे। ठीक है, दोनों चीज़ों से अग्री कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी किसी लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल से ये सब सवाल नहीं करना। किसी भी ये सोच सिर्फ अपने तक रखना, क्योंकि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में लड़की है या जाने वाली है, या फिर कुछ लोग हैं जो ओपन माइंडेड हैं और तुमने उनके सामने गंद बक बोल दिया ना कि हम तो संस्कृतिवाद, गंद तो नहीं बोलूँगा, लेकिन तुमने अपना ओपिनियन रख दिया कि कुत्ते बिल्ली की तरह बिस्तर तोड़ने के लिए हरामजादे बिना शादी के गपंग गवाही करते रहते हैं, अगर तुमने ऐसी कुछ भी बोल दिया तो जाहिर सी बात है आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी और सोशल सर्कल बर्बाद हो जाएगा। इतना याद रखो कि बड़े शहर में देखो, आदमी ओपन माइंडेड सिर्फ अपनी थिंकिंग से होता है, शरीर पे उसने कपड़ा क्या पहना है वो इतना कुछ मैटर करता नहीं है। ओपन माइंडेड भले ही होता है, लेकिन सोसाइटी उसकी ओपन माइंडेडनेस को सपोर्ट करती है, तो ओपन माइंडेड उसकी लाइफस्टाइल में भी और उसकी सोच में भी दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर तुम बड़े मेट्रो सिटीज़ में काम करते हो और सिंगल भी हो और तुम अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हो ऐसे मतलब रफ़ एंड रॉ, तो हो सकता है कि तुमको थोड़ा बैकलैश फेस करने को मिले और तुम्हारा सोशल सर्कल कम हो जाए। ठीक है, आपको सिंगल रहना है, आपको मानते हो कि जाने वाली एक आएंगी, जाने वाली 1000 आएंगी, लाने वाली तेरी माल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें लोगों के सामने नहीं बोलना। पोलाइटली आप रिफ्यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन वो तो तुम्हारा बैंड बजा देंगे, वो साफ कह देंगे हाँ तू बड़ा हो रहा है यहाँ का। और हो सकता है तुम्हारी इमेज ख़राब हो जाए, फिर लड़कियाँ तुमसे बात ना करें, लड़के तुमसे बात ना करें। अब मैकेनिकल इंजीनियर हो, सारी ज़िंदगी सिंगल रहे हो, अब तुम्हारी कॉर्पोरेट में जाके भी तुम्हारी इमेज ख़राब होगी तो अच्छा नहीं लगता। देखो, डेटिंग ट्राई तो हर कोई करना चाहता है जब कॉर्पोरेट में आता है तो, क्योंकि अब कितना सिंगल रहते हैं, अब सब कुछ कर लिया, अब ये भी करके देख ही लेते हैं। अब वो अलग बात है, तुमने वीडियो ऐसे देख रखे है मैरिज इज़ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द कंट्री, वो अलग बात है, बिल्कुल अलग केस है वो। और मुझे किसी की थिंकिंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम समझ ही जाओ ना। और फिर कई बार ये भी दिक्कत हो जाती है कि गर्लफ्रेंड बोल रही होती है कि मैं जब भी तुम्हारे फ्लैट में आती हूँ और हम रोमांस करते हैं तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं कि आसपास के लोग घूरते हैं अजीब तरीके से और हमें अजीब वियर्ड लुक्स देते हैं, पर मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ, क्योंकि मैं कह दूँगी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं जो मर्जी करूँ, आप कौन होता है बोलने वाले। आसपास के लोग जजमेंटल भी हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारी पर्सनल लाइफ में जो कोई इन्वॉल्व हो रहा है, तो मुझे एज अ गर्लफ्रेंड अच्छा नहीं लगता। ये एक मेन रीज़न होता है लिव इन करने का भी। मैं अपने दोस्त के साथ गया था, काफ़ी टाइम पुरानी बात है, वो बेचारा बीटेक के फाइनल ईयर में था, तो छुट्टियां पड़ गई थी कॉलेज की, वीआईटी में था, तो जाहिर सी बात है वेल्लोर का वो कॉलेज है ना, तो चला गया भाई वहाँ पे। तो मैंने पूछा वहाँ पे कोई लिव इन वगैरह करता है, तो कहता है कि हाँ, एक बेसिकली अपार्टमेंट है कॉलेज के बगल में, नहीं हाँ वीआईटी में नहीं, किसी और दूसरे कॉलेज में, उसका फ्रेंड वहाँ पढ़ता है, तो उसने बोला कि अपनी बंदी के साथ लिव इन कर रहा है। तो ऐसा होता है यार, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो रेंटेड में रहते हैं, अगर आप किसी अनजान शहर में जा रहे हो तो सब चीज़ें कॉमन होती हैं। और आपको अपना पर्सनल ओपिनियन अगर उसमें 1% भी विरोधाभास होने की संभावना है तो बिल्कुल लोगों के सामने शेयर नहीं करना चाहिए, तो अपने तक रखना चाहिए।
हाँ, वो अलग बात है कि आप 100% श्योर है कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपको कोई जज करने वाला नहीं है, ठीक है, तो वो भी कर लीजिए, बैठ के सब पूरा खुल सकते हो। मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया था। नॉर्थ इंडिया में रहता था तो आसपास कुछ लोग थे, लोकल लोग, तो उनकी उन्होंने थोड़ी बहुत बुराई कर दी, तो उसके फ्रेंड सर्कल ने उसने बहुत डांटा एक बंदे ने, और फिर दोस्ती तोड़ दी, उसको व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया। तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम अनजान शहर में रहो और कुछ लिव इन के अगेंस्ट बोल दो, इस वजह से तुम्हारी इमेज ख़राब हो जाए, तुम्हारे साथ हो सके, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रुप से जब निकाला जाता है और आदमी हेल्पलेस हो जाता है ना, वो जो पेन होता है, मैं नहीं चाहता तुम किसी भी तरीके से उससे जाओ, क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक है, करना ना करना आपके ऊपर है। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी करना होता है लेकिन मजबूरी में हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अचानक से ऑफिस में काम करते हैं, अवेलेबिलिटी और कन्वीनियंस के चक्कर में लोग डेट कर लेते हैं, रोज़ मिलना है, रोज़ जुलना है, कॉमन पॉइंट है बात करने का, और बॉस की चुगली, मैनेजर को गाली देना, कैंटीन में बैठना, घंटों बातें करना। तो ऐसी हालत में लिव इन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इमोशनल कलेक्ट कंपैटिबिलिटी बैठ भी गई और सामने वाले बंदे को जानने को लिए बहुत मिलता है, बोरियत रोज़ फेस करना, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, ये होता है। अब ये वीडियो लिव इन के ना अगेंस्ट में है ना ये वीडियो फेवर में है। ये वीडियो अगर तुमको लग रहा है वीडियो के अगेंस्ट में है या फेवर में है, तो ये तुम्हारा ही ऊपर है, वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि तुमको अच्छा लगे करो, नहीं करना मत करो। अब मैं या तुम्हारे माँ बाप तो घर में आके नहीं देखेंगे अच्छा बेटा कौन आया था। ज़्यादातर यही होता है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, ऐसे ही मैं तो हुई खुराफाट टाइप का आदमी, तो मैंने पूछना शुरू कर दिया सेक्स के बारे में, अच्छा ये होता है, मतलब करते कैसे वो नहीं पूछा। मैंने कहा लिव इन में लोग करते क्या हैं, तो उसने बोल दिया कि एक मेन रीज़न बात करने लगे हम, लिव इन क्या होता है कैसा नहीं होता है, उसी से ही मेरे को आइडिया है वीडियो बनाने का। तो उसने बोला कि एक रीज़न मेन ये लिव इन का सेक्स करना भी होता है। अब तुम लाख बोलते रहो हम तो सेक्स लौंडे, हम पिघलते नहीं है, लेकिन तुम 13-14 साल की उम्र से यू वॉच पॉर्न एंड यू स्टार्टेड मास्टरबेटिंग, यू आर लाइक ओ माई गॉड शी इज सो सेक्सी एंड ऑल दैट क्रैप। तुम ये सब क्लास में क्रश, प्यार में धोखा, कटा, इतनी तुम्हारे अंदर बचपन से ही, कहीं हो सकता है जन्म से सिंगल हो तो तुम इतने टाइम से हिला रहे हो, अब इतनी तुम्हारे अंदर ठरक ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो उसको अब कोई सुंदर लड़की आएगी तो रिलीज़ तो करना ही पड़ेगा। प्री मैरिटल सेक्स तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया इंडिया में, तो जाहिर सी बात है साथ रह रहे हैं तो हफ्ते में एक आध बार, ऑलमोस्ट वीकेंड पे तो आराम से हो जाता है। और भले उसके लिए कितने भी पैसे खर्च क्यों ना हो जाए। बहुत सारे लोग कह सकते हैं अरे हमारी सैलरी तो 30,000 है, वो जिनकी सैलरी 20-25 हज़ार है या जिनकी 30,000 सैलरी है, तो वो कैसे हर हफ्ते कर सकते हैं। कॉन्डम देखा कितने महंगे आते हैं। तो देखो साथ में वो भी तो है मोहतरमा, वो भी तो खर्च करेंगी थोड़ा बहुत आप पे, आप ही थोड़ी ना सब कुछ लुटाते फिरेंगे। इसीलिए तो रूममेट की नीड तो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर तुम गूगल माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो तो भी, अगर तुम गंदी कंपनी में काम करो तो भी, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट तो इवेंचुअली इमोशनल फिजिकल सपोर्ट जो फैमिली से सेपरेट होकर होता है वो भी चाहिए होता है, टॉक्सिक फैमिली की वजह से होता है अगर, तो भी चाहिए होता है। वरना क्या ज़रूरत है किसी भी बंदे को फ्लैट या पीजी में रहने की, या खुद का अलग से घर में रहने की, या खुद के या चाचा या मामा के घर जाके नौकरी करने की, पिताजी की बिज़नेस की वजह से दूर जाने की, जबकि घर है 4 BHK का मकान छोड़ के, दिल्ली में ही रहता है, दिल्ली में ही कंपनी है, दिल्ली में ही ऑफिस है, सब जगह अलग क्यों जा रहा है। वो अलग इसलिए जा रहा है क्योंकि घर का माहौल है ऐसा कि वहाँ रह नहीं सकते। और इसी वजह से मैंने लिव इन को इतनी गाली नहीं दी है सब्सक्राइबर या फेम के चक्कर में। हो सकता तो माँ बहन की 100 गालियाँ सुना दूँ मैं, पर इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कई बार घर का माहौल ही ऐसा होता है मारपीट का, लड़ाई झगड़े का, कि वहाँ नहीं रहा जा सकता। तो ऐसी हालत में अगर बाहर जाके किसी से प्यार मिल गया तो वो सही है गलत है मैं नहीं जानता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का गिल्ट है कि मेरे चक्कर में यार कोई लड़की अपने पेरेंट्स को छोड़ के क्यों अलग से रहे। लेकिन हाँ, मोस्टली ये सब चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैंने ओपन हैंडेड रखा है इस वीडियो को। तो मैं ऐसे ही अपने दोस्त से बात करने लगा, उसका नाम कृषांक है, तो मैं उससे ऐसी बात करने लगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसने एंड में बताया कि लिव इन रिलेशनशिप करने का मेन रीज़न यही होता है सेक्स, क्योंकि सीरियस कपल भी चले जाते हैं, कैजुअल कपल भी चले जाते हैं, टॉक्सिक कपल भी चले जाते हैं। 25-26 में या जब 24 या 23 के अगर आप हैं, आपको क्या पता ज़िंदगी में क्या करने लायक है क्या नहीं है, और आपने आप एक लड़का ऑपोजिट सेक्स का बंदा लेके और आ गए, अब आपको थोड़ी पता है शादी करने के लायक क्या नहीं। कभी कभार तो मेंटली मैच्योर होने में इतने टाइम लग जाता है कि पता चल जाता है कितनी दिक्कत हो गई। पतियों को देख के औरतें कह रही होती हैं कहाँ फंस गई मैं, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, कब का आग लगा दिया होता है उसको, लेकिन 2 बगल में बच्चे बैठे हैं, इनके चक्कर में जा नहीं सकती। तो इतनी उम्र नहीं आती कि इंसान इतनी चीज़ें इतनी जल्दी समझ जाए। पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाने में एग्ज़ाम से मेहनत लगती है, लेकिन उसमें खुद का दिमाग अप्लाई नहीं करना। 12वीं क्लास तक तो अब फिर भी चलता है। दिक्कत तब होती है कि कौन सी स्ट्रीम चुने, कभी कभार गलत स्ट्रीम चुन लेते हैं, गलत कॉलेज चुन लेते हैं, कॉलेज सही है तो कोर्स गलत है,
कोर्स गलत है तो परसेंटेज उतनी सही नहीं आ रही। अब थर्ड ईयर में पता चला कि इस कोर्स का स्कोप ही नहीं है, तो अगर ये लिव इन भी करेगा या ये कपड़े भी चुनना नहीं आता, ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कौन सा फ्लैट देखें, कैसा फ्लैट देखें, पीजी कैसा देखें, रेंट क्या देखें, नेगोशिएशंस कैसी करें, कंस्ट्रक्शंस कैसा करें, रेंट में आने के बाद कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो घर में घुसते ही करनी चाहिए, मकान मालिक से कैसे डील करें, टॉक्सिक पड़ोसी से कैसे डील करें, रिलेटिव से डील करें, इन सब का जवाब अगर नहीं है तो लिव इन तो अपने आप गलत साथी चुनना, इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपकी हैबिट बन गया है गलत चुनाव करने का। तो ये कैसे पता कि कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। इसीलिए इंडिया जैसे देशों में लिव इन को रिस्की माना जाता है, लेकिन अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं बिकॉज ऑफ प्री मैरिटल सेक्स बीइंग सो कॉमन, सिंगल मदर्स का हुड मतलब वो बन गया है, क्या कहते हैं उसको, गढ़ अमेरिका माना जाता था। और सिंगल मदर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, लिव इन में अब्यूजिव कपल्स भी हैं कि 3 बच्चे हो गए, 6 साल से डेट कर रहे हैं बिना शादी के और लड़का छोड़ के चला गया, ये भी दिक्कतें आ जाती हैं। पर हाँ, यू शुड बी, मैं इस चीज़ के लिए मैं जितनी भी लड़कियां हैं इस देश में, मैं उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि एटलीस्ट शुक्र है भगवान का तुम बच्चे लिव इन में पैदा नहीं करते, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज होने का चांसेस भी बहुत होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरा ट्राइमेस्टर पार हो गया, अब कह रही है कि अरे हो गया, अच्छा अब ऑपरेशन से ही बच्चा हटाना पड़ेगा, तो सीधा जाके 25,000 रुपये डॉक्टर को देकर के आओ। तो ये चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सके इसलिए लोग लिव इन नहीं करते, कहते सिंगल ही रहो, मस्त रहो। हर चीज़ का डाउन साइड भी है, हर चीज़ का एडवांटेज भी है। अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो लिव इन आपके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे अपने खुद के रिलेटिव के घर में रहना, तकलीफ़ होती है लेकिन अपने आप में एडजस्ट हो जाता है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं, और थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन और झगड़े भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी तक तो आप पेरेंट्स के घर में रहते, एक सिक्योर एनवायरनमेंट में थे, ऑफिस का काम तो आप कर लेते लेकिन अब ऑफिस के काम के साथ शायद हो सकता है कि बहुत सारे घर के काम पे भी आपको डिपेंडेंट होना पड़े। मेरे साथ ये होता था कि सुबह उठ के मेरे को ब्रेकफास्ट मिल जाता था, मम्मी खाना बना देती थी, मम्मी मेरी बेल्ट का है, मम्मी मेरा ये का है, मेरा सामान का है, अब वो कोई कर नहीं रहा है। अब आप भी तैयार हो रहे हो, आपकी बंदी भी तैयार हो रही है, अब आपको पता ही नहीं क्या है, अचानक से आप रहने लग गए, और अचानक से आप वो कंप्लेन कर देती है कि कमरा इतना गंदा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये गलत क्यों है, ये है, नहीं निशा का नंबर क्या है, इससे क्यों बात कर रहे हो, नहीं हाँ मुझे टाइम नहीं देना, सारा दिन कॉल पे बात करते रहोगे। और दूसरी तरफ से भी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि झगड़े होते रहते हैं तो उसमें हाथ वाथ भी उड़ जाता है, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स भी हो जाते हैं। तो उस केस में फिर आप अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बोल सकते, परिवार वाले कहेंगे वो सब छोड़, कृषांक ने थप्पड़ मारा, बस ये बता तू मेरे को, तुम बिना शादी के तो 2 थप्पड़ तो तुम्हारे पहले मुंह पे पड़ेंगे, उसके बाद जाके पुलिस में कंप्लेंट होगी। और ये भी हो सकता है कि अगर अपनी फैमिली को बता दो कि लिव इन में है तो तुम दोनों को अलग करवा दे और ज़बरदस्ती तुम्हारी जाके अरेंज मैरिज करवा दें, कहते ज़्यादा ही मॉडर्न हो रही है, इसके बहुत पर निकला है, ज़रा बताओ उसको। अब तुम जेंडर वगैरह अपने हिसाब से देख लो। अपने लिए एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हो और उसके साथ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो। थोड़ा बहुत खर्चा होता है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन पूरा काम नौकरी की तरह ही रहता है, यानी जम रहा है तो करते रहो, नहीं जम रहा तो दूसरी कंपनी ढूंढ लो। दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि भले ही चाहे आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी शादी हो या नहीं हो, तो भी आपको अपोजिट जेंडर के साथ रहने की तमीज आने लग जाती है, और एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ हस्बैंड आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और बेसिकली आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ये चीज भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आना शुरू हो जाती है। और उन सभी चीजों को अच्छी तरह से समझकर और अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर आप अपने आप को एक ज्यादा सुटेबल और ज्यादा डिजायरेबल आदमी बना सकते हो। यहां से अपॉर्चुनिटीज वाला पोर्शन शुरू हो जाता है, और आप इसको ऐसे समझकर देख लीजिए कि मान लेते हैं आपकी एक गर्लफ्रेंड है, तो जितने समय तक आप उसके साथ रहते हो तो आप अपनी ओवरऑल प्रोजेक्टेड पर्सनालिटी को अपनी गर्लफ्रेंड के हिसाब से मॉडिफाई करते चले जाते हो ताकि वो आपके साथ रिलेशनशिप में बनी रहे। अब मान लेते हैं कि 4, 5 या 10, 12 महीने के बाद अगर आप अलग हो भी जाते हो, तो भी इतने समय में आप इतना कुछ सीख चुके होते हो कि आने वाले समय में जो भी लड़की आपकी लाइफ में आएगी, तो भले ही चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं भी बने, तो भी वो आपको कम से कम बेवकूफ समझकर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इसके अलावा अगर आप चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा सुटेबिलिटी और ज्यादा डिजायरेबिलिटी प्रोजेक्ट कर पाएंगे, और आप करंट से ज्यादा बेहतर लेवल को अप्रोच कर पाएंगे। इसके अलावा जो कमियां और गलतियां आपसे इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में रह गई थी या हो गई थी, आप उनसे भी बड़ी आसानी से बच पाएंगे। अब आ जाइए वीकनेसेस और थ्रेड्स पर। जो कमियां और गलतियां आपसे इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में रह गई थी या हो गई थी, आप उनसे भी बड़ी आसानी से बच पाएंगे। अब आ जाइए वीकनेसेस और थ्रेड्स पर, और देखिए रेलेवेंट वीकनेसेस जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो फिर या तो फोन पर बात करने में या चैटिंग करने में आपका टाइम बहुत ही ज्यादा बर्बाद होता है, जिसकी वजह से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई, और अगर काम करते हो तो आपका काम बहुत बुरी तरह से पिटना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब आप सामने वाले से इतनी ज्यादा बातें करते हो तो उसकी वजह से बेकार की बातें, फिर बेकार की गलतफहमियां, फिर बेकार की बहस और बेकार का रूठना मनाना चलता रहता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग का सुकून खत्म होने लग जाता है और आप अपने काम पर सही तरह से फोकस नहीं कर पाते हो। इसके अलावा कुछ लोग कुछ ज्यादा ही जज्बाती होते हैं, यानी कुछ ज्यादा ही इमोशनल होते हैं,
और इस तरह के लोग आपको कोई इमोशनल सपोर्ट तो कुछ देते नहीं है, उल्टा आपके ऊपर एक इमोशनल बर्डन और लाद देते हैं। और इस तरह के लोगों के साथ रहना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपका खुद का कोई 2 या 3 साल का बच्चा पैदा हो गया है और आपके सिर पर उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आन पड़ी है। अब ये जो इमोशनल वाली बात जो है ये आजकल लड़कों पर ज्यादा एप्लीकेबल हो रही है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आजकल के लड़के कुछ ज्यादा ही जज्बाती होते चले जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि आज के समय में भी जब सब लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो भी ज्यादातर केसेस में मैंने यही देखा है कि खर्चा उठाने की उम्मीद आदमी से ही की जाती है और खर्चा करने की पूरी जिम्मेदारी आदमी की ही मानी जाती है, जिसकी वजह से अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और अगर वो सही मायने में उसकी थिंकिंग मॉडर्न नहीं है, यानी अगर वो एक्चुअली जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं करती है, तो इसकी वजह से आपके ऊपर अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरी सबसे बड़ी वीकनेस और थ्रेट जो मुझे समझ में आती है वो है इमोशनल वल्नरेबिलिटी। और इसकी वजह असल में ये रहती है कि जितने समय तक आप रिलेशनशिप में रहते हो तो उतने समय तक आप एक रैशनल आदमी की तरह नहीं बल्कि एक इमोशनल फूल की तरह बिहेव कर रहे होते हो। अब जब तक रिलेशनशिप चल रही है तब तक तो सब ठीक है, जिस दिन आपका ब्रेकअप होता है और आप अलग हो जाते हो उसी दिन से आपको अपनी एक एक बेवकूफी एक एक कर समझ में आती और दिखाई देती चली जाती है। और वो भी ऐसे ही नहीं होता है, जिस तरह से लाल स्क्रीन पर व्हाइट फॉन्ट में लिखी हुई टर्मिनेटर की आंखों के सामने आती थी बिल्कुल उसी तरह से आती चली जाती है। इस चीज को जरा सा समझ भी लग के सारे के सारे पत्ते सामने वाले के हाथ में रहते हैं। आप इस चीज पर खुद ही विचार कर देखिए कि आपका इंटरव्यू चल रहा है और आपने इंटरव्यूअर को अपनी सारी कमियां और सारी कमजोरियां बता दी, तो क्या फिर वो आपको अपनी नौकरी पर रखना चाहेगा? उसके बाद अगर आप सैलरी के बारे में बात करोगे तो इंटरव्यूअर आपसे यही तो बोलेगा कि तू सैलरी की क्या बात कर रहा है, मैं तुझे नौकरी पर ही नहीं रखना चाहता। वो ये होती है कि लड़कियां स्वभाव से ही संकोची होती हैं, तो जो नहीं बताने की चीज होती है वो बिल्कुल भी नहीं बताती, जो बताने वाली चीजें होती हैं वो पूरी नहीं बताती। आप इस चीज को ऐसे समझ कर देख लीजिए कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो आपके अंदर की 50 कमियां, 50 कमजोरियां और 50 बुराइयां गिना सकती है और आपको उसकी एक भी नहीं मालूम होती। अब आ जाइए तीसरे हिस्से पर, इसमें